अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके एसेंशियल फीचर्स। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि पहले बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बढ़ते एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंग पेश किए गए हैं। देयर क्लासिफिकेशन इन ग्रुप एंड पीरियड इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको सेम ग्रुप्स या पीरियड्स में रखा गया है। देयर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आहिस्ता आहिस्ता जो है जो एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन नंबर भी कहलाता है और प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाता है। देयरफॉर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट स्टेडली वेरी विद इन अ ग्रुप और अ पीरियड। देयर आर फॉलोइंग ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहले है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ में आ जाता है एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एन एटम। Atoms are much small, therefore it is impossible to see an atom. It cannot be seen with even with a powerful optical microscope, क्योंकि एटम्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, उनको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। Hence, size of single atom cannot be directly measured. सिंगल एटम को जो साइज़ है वो डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। However, different techniques are developed. These techniques can measure distance between centers of two bonded atom of an element. मतलब एक एलिमेंट के दो एटम्स होंगे, जैसे कि H2, F2 या Cl2. Half of this distance is radius of an atom. अब जैसे ये दो एटम्स है एक ही एलिमेंट के, अब इनका जो हाफ ऑफ डिस्टेंस होगा बिटवीन देयर सेंटर्स, उसको हम यहाँ से यहाँ तक जो मतलब हो जाएगा एटॉमिक रेडियस, इसको कहेंगे हम एटॉमिक रेडियस। जैसे क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब ये दो बॉन्डेड एटम्स है और इनके दरमियान जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। अब इसका प्रोडक्ट ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। मतलब जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इसकी वजह ये है क्योंकि नीचे जाते हुए एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज़ होते हैं वो एक्स्ट्रा शेल में आते हैं, और जैसे जैसे एक्स्ट्रा शेल आते जाते हैं साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। Atomic number increases from left to right in the period, hence atomic radius decreases. Atomic radius जो है वो periods में decrease होता है। इसकी वजह ये है क्योंकि atomic number तो increase करता है periods में भी, लेकिन होता ये है कि electrons जो है वो same shell में आते जाते हैं, shell number increase नहीं करता, जिसकी वजह से एक ही shell में electrons add होने की वजह से nuclear charge जो है वो increase होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है, जिस वजह से एटॉमिक साइज़ जो है या एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। देयर आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हैंस पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। देयरफॉर साइज ऑफ outermost shell becomes gradually smaller. This effect is quite remarkable in elements of longer periods, जो कि lanthanide actinides हैं, the 6-7 period. Here D and F subshells are involved. For example, there is significant gradual reduction in the size of lanthanide. It is called lanthanide contraction. ये short question भी है एक्सरसाइज का। इसमें बात यह है कि जितना एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड में डिक्रीज़ होना चाहे उससे कुछ ज़्यादा हो जाता है लेंथेनाइड्स में, और इसकी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब आते हैं आयनिक रेडियस पे। पहले तो आयन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे और फिर
पॉजिटिव आयन बनते हैं या नेगेटिव आयन्स। आयनिक रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन केटाइन, अ न्यूट्रल एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ कर जाते हैं। Thus it becomes a positive ion. The size of atom is decreased in this process. It has two reasons. जब मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एक न्यूट्रल एटम तो उसका जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। There is removal of one or more electron from a neutral atom. This results in loss of outermost shell. Thus, size of atom is decreased. जो वैलेंस शेल होता है अक्सर उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो जो एटम है वो उसको लूज़ कर देता है और वो इसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से वो शेल भी अक्सर ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक आयनिक रेडियस है वो कम हो जाता है शेल के रिमूवल से। There is a removal of electrons. It causes imbalance in proton-electron ratio. जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसलिए इम्बैलेंस भी आ जाता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो में। Thus there is a greater attraction of nuclear charge. जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे नेगेटिव से तो पॉजिटिव जो बाकी नेगेटिव होगा उनको ज़्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से एटॉमिक रेडियस है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। Therefore, remaining electrons of ions are drawn closer to the nucleus. Thus, a positive ion is always smaller than neutral atom. पॉजिटिव आयन जो है वो न्यूट्रल से हमेशा छोटा होता है। This ion is derived from neutral atom. Thus, the radius of sodium is 157 picometer. The radius of sodium plus 1 is 95. मतलब जब न्यूट्रल था तो उसका 157 पिकोमीटर आयनिक रेडियस था, लाइक एटॉमिक रेडियस था। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसका साइज़ छोटा हो गया और उसका आयनिक रेडियस रह गया 95 पिकोमीटर। वैसे कि इसमें है, इसमें एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस लिया गया है और इधर एटॉमिक नंबर लिया गया है। ये ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, इसमें जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, जो एटॉमिक साइज़ है और आयनिक साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। और इधर ये 7 ग्रुप लिया गया है, इधर भी जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज़ कर रहा है 7 ग्रुप में। फिर आते हैं आयनिक रेडियस ऑफ ए नेगेटिव आयन एनाइन। अ नेगेटिव आयन इज़ ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। एनाइन बनता है इलेक्ट्रॉन की गेन से। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में इम्बैलेंस आता है। Addition of one or more electron in the shell of neutral atom. This addition enhances repulsion between the electrons. जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो ऐड होता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की आपस की भी रिपल्शन होती है और इस रिपल्शन की वजह से जो साइज़ है आयनिक रेडियस है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। It causes expansion of shell. Hence, radius of fluorine atom is 72 picometer, but radius of fluoride ion is 136 picometer. तो फ्लोरीन एटम जब न्यूट्रल होता है तो उसका 72 पिकोमीटर होता है, लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका जो साइज़ है आयनिक साइज़ वो बड़ा हो जाता है और वो बन जाता है 136 पिकोमीटर। अब आ जाते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप। सिमिलर चार्ज्ड आयन इंक्रीजेस इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। मतलब सिमिलर चार्ज होगा जिन पे उनका साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगा, जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है आयनिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। विद इन अ पीरियड देयर आर सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे रह जाते हैं। मतलब जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na+1 बन जाता है और उसमें बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। और उसके बाद आता है पीरियड में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो मैग्नीशियम +2 बनता है और उसमें बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। और जब एलुमिनियम आता है उनसे आगे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और +3 बनता है, उसमें भी बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद 1, 2, 3 उनमें सोडियम, मैग्नीशियम और एलुमिनियम में
10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस। दे शो अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो रहे हैं लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से उनका जो आयनिक रेडियस है वो कम होता जाएगा। सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस ऑफ द पीरियड, देयर आयनिक साइज आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy। मतलब जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है एक आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए और उसको नेगेटिव आयन बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे इस एग्जांपल में सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+1 बनता है और ये उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ हुई है। एलिमेंट्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर देन वन वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सो फॉर मैग्नीशियम द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर जैसे मैग्नीशियम में पहला इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो उसके लिए 738 किलो जॉल पर मोल चाहिए थी, और जब मैग्नीशियम +1 ने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 1451 किलो जॉल पर मोल एनर्जी यूज़ हुई है। इसकी वजह यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ज़्यादा हो जाती है, और इसलिए जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें पहले से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो आसानी से निकल जाए, और +2 चार्ज आता है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज से अफेक्ट होती है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मतलब साइज़ बड़ा है तो आप आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और उसके लिए आपको कम एनर्जी चाहिए होगी। मतलब साइज़ बड़ा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो कम आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। शील्डिंग इफेक्ट होता है जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपस के रिपल्शन को कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगी, मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगी तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को, और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी आयनाइजेशन एनर्जी पे अफेक्ट करता है। पेनिट्रेशन s ऑर्बिटल की ज़्यादा है, फिर p की, फिर d, फिर f। अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड पे आते हैं। डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजंस: एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल in each period, hence more number of electron shields the nucleus। जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे, जो शील्ड हर उस पीरियड में एक नया शेल ऐड होता जाएगा। शेल ऐड होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से कम हो जाएगी, और हम आसानी से जो डाउन द ग्रुप है इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे, और आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाएगी।
The nuclear charge increases, but as the size of atom and the number of electron causing the shielding effect also increases. नीचे आएंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लाइक साइज भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजिंग द शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शेल्स ऐड हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी और इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी. दैट इज़ वाई अल्कली मेटल्स, फॉर एग्जांपल, इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम देन फ्रॉम लिथियम. मतलब हम नीचे आते हैं तो लिथियम में मुश्किल से निकलेगा, फिर इसमें लिथियम की निस्बत कम एनर्जी चाहिए होगी, इसमें और कम चाहिए होगी, इसमें और कम, इसमें और कम चाहिए होगी, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ कर रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. जैसे कि इसमें ये एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है, ये ग्रुप है, एटॉमिक नंबर यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लिथियम की सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. फिर आते हैं अक्रॉस द पीरियड. द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड. मतलब हम पीरियड में जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट गए पीरियड में, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी. डाउन द ग्रुप डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज़. ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, अब जैसे हम पीरियड में जाते हैं आगे, उसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन एक्स्ट्रा शेल ऐड नहीं होते, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है. एंड हेंस हाई आयनाइजेशन एनर्जी. जब अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इफेक्टिवली दैट मेक्स रिमूवर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट एंड हेंस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी को भी इंक्रीज़ होगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए. शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि पीरियड में शेल्स ऐड नहीं होते, सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता रहता है और इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में आते रहते हैं. जैसे इसमें एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, ये है फर्स्ट पीरियड. हाइड्रोजन की जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हीलियम की उससे ज़्यादा है. अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है. अब ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. अब इसमें पीरियड में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर रही है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रही है. और ऐसे ही थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में भी आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. और ये है नोबल गैसेस, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल होते हैं इनके वो कंप्लीट होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के लिए. इसलिए इन नोबल गैसेस की जो कि 8 ग्रुप है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. इनर्ट गैसेस यही नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ड्यू टू कंप्लीट शेल इन दैम. इनका कंप्लीट शेल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होती हैं, जबकि मेटल्स की कम होती हैं क्योंकि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास, जिस वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.